हाय स्टूडेंट, कैसे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक आर्क लैंप के बारे में डिस्कस किया। इलेक्ट्रिक आर्क लैंप क्या होता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी देखा कि इलेक्ट्रिक आर्क लैंप के आपके 3 प्रकार होते हैं। पहला था कार्बन आर्क लैंप, दूसरा था मैग्नेटाइट आर्क लैंप, तीसरा था आपका मरकरी आर्क लैंप। ठीक है, तो ये 3 लैंप थे। ये सब आर्क लैंप के एग्जाम्पल थे। तो हमने देखा कि उसमें सबसे ज़्यादा जो आपका इम्पोर्टेंट था, ज़्यादातर जो उपयोग किया जाता है वो है आपका कार्बन आर्क लैंप। तो उसके अंतर्गत हमने कार्बन आर्क लैंप के बारे में डिस्कस किया, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, उसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। ये था उसके कंस्ट्रक्शन। बेसिक क्या था, देखिए 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड थे जो काफ़ी सॉलिड होते हैं, नुकीले सिरे वाले होते हैं। ठीक है, ये आपका विशेष स्टैंड व्यवस्था होती है तथा इनके मध्य हम क्या करते हैं, एसी तथा डीसी सप्लाई दोनों देके क्या करते हैं, इसमें धारा प्रवाहित होती थी तो इसमें आर्क उत्पन्न होता था। ठीक है, ये रहा, वो पहले वीडियो में था, उस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। तो ये रहा। लेकिन नेक्स्ट जो है आज का टॉपिक है वो है आपका कार्बन आर्क लैंपों के लक्षण तथा विशेषताएं। तो कार्बन आर्क लैंप के लक्षण तथा विशेषताओं के बारे में आज डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए जो कार्बन आर्क लैंप जो पहली विशेषता वो है कि यह एसी आर्क लैंप की अपेक्षा डीसी आर्क लैंप अधिक स्टेबल आर्क उत्पन्न करके प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो पहली विशेषता यही है कि यह आपका एसी आर्क लैंप की अपेक्षा जो डीसी आर्क लैंप होती है वो ज़्यादा मात्रा में प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ठीक है, ये बड़ी बात है। इसके अलावा दूसरा है आपका जो कार्बन आर्क लैंप के लिए जो आपकी सप्लाई वोल्ट की जो आवश्यकता होती है वो लगभग 50 से 100 वोल्ट के अंतर्गत आती है। या तो इसका जो स्पेसिफिक रेंज है, जो आपका जो जानने योग्य चीज़ें हैं, वो है आपका 70 से 80 वोल्ट के लिए। तो कार्बन आर्क उत्पन्न मतलब क्या है कि उसको आर्क उत्पन्न करने के लिए उनके दोनों इलेक्ट्रोडों के सिरों के मध्य आपको 70 से 80 वोल्ट की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा जो इसमें इलेक्ट्रोड होते हैं उसको एडजस्ट करके हम मतलब हेतु प्रायः हम सब जो बड़े लैंप होते हैं उनमें हम ऑटोमेटिकली यंत्र लगाए रहते हैं। जो आपके बारे में कार्बन आर्क लैंप के बारे में जो डिस्कस किया उसमें देखिए यही था ना, 2 इलेक्ट्रोड थे, इसका एक एज इन दोनों को हम क्या करते थे, एक स्टैंड द्वारा एडजस्ट करते थे। एडजस्ट करने का मतलब ये था कि शुरू में दोनों इलेक्ट्रोड का जो नुकीला सिरा था वो दोनों आपके सटे रहते थे, जिससे कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी बढ़ जाती थी। इसीलिए क्या होता था, हीट जनरेट होता था। लेकिन ज्यों ही हम क्या करते थे कि दोनों इलेक्ट्रोडों के सिरों को थोड़ा दूर ले आ जाते थे, गैप पड़ती थी, तो वो जो आप हीट एनर्जी था वो आर्क का रूप ले लेता था, तो प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करना शुरू करता था। ठीक है, तो इस क्या है कि जो भी आपके इलेक्ट्रोडों के समीप मतलब रखना तथा उसे दूर ले जाना, ये क्या है कि जो भी आपका जो स्टैंड होता है जो इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एडजस्ट करता है, वो बड़े लैंपों में जो ये व्यवस्था आपकी ऑटोमेटिकली होती है। ऑटोमेटिक होता है कि जब शुरू में जब आपका इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य सप्लाई आप देंगे तो दोनों नुकीला सिरा आपका सटा रहेगा, जिससे कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब हीट एनर्जी जब जनरेट करेगा तो धीरे धीरे उसकी सिरों के बीच की गैप की दूरी को बढ़ाएंगे, तो पता चलेगा कि आर्क जनरेट होगी। तो इसीलिए बड़े जो लैंप होते हैं उनमें इलेक्ट्रोडों को एडजस्ट करने हेतु हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली यंत्र लगाते हैं। इसके बाद है जो आपका जो कार्बन लैंपों में जो आर्क उत्पन्न करके प्रकाश युक्त
करने के लिए स्टार्टिंग में दोनों इलेक्ट्रोडों के न्यूक्लियस सिरों को क्षणिक स्पर्श में लाकर तत्काल दूर करके हम आर्क उत्पन्न करने की आवश्यकता पड़ती है। यही आपने देखा था इसमें भी। हम क्या है कि दोनों सिरों के बीच जब हम क्या वोल्टेज आपके सप्लाई देते हैं तो क्या है कि इनका जो संपर्क होता है कुछ ही समय के लिए होता है, कि कुछ ही समय में ही आपका उसका कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, जो हीट एनर्जी जनरेट करता है। ज्यों ही दोनों इलेक्ट्रोडों की बीच की गैप की दूरी को मतलब धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो आर्क का रूप ले लेता है, वही आपका प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ठीक है, ये चीज़ नहीं लिखा है लेकिन वो जानने की चीज़ थी। इसके अलावा जो आर्क लैंप की जो दक्षता होती है, जो आर्क लैंप की जो एफिशिएंसी होती है वो काफ़ी उच्च होती है, लगभग 40 से मतलब 65 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। तो आर्क लैंप की एफिशिएंसी 40 से 65 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। इसके अलावा जो भी कार्बन आर्क लैंप की वर्किंग पोजीशन में जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोड के टिप्स या शीर्ष का जो टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 4000 डिग्री सेल्सियस रहता है, तथा निगेटिव इलेक्ट्रोड के शीर्ष का टेम्परेचर लगभग 2500 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो ये चीज़ था, जब लैंप वर्किंग कंडीशन में हो उस समय जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के हेड का जो टेम्परेचर होता है वो 35 से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि निगेटिव इलेक्ट्रोड के शीर्ष का टेम्परेचर जो तापमान होता है वो 2500 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ठीक है, ये रहा। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो आपके मतलब इसमें नहीं लिखा हूँ, लेकिन थोड़ा सुन लीजिए क्या है इसमें चीज़ें। जो कार्बन आर्क लैंप में लगभग 85 मतलब 85% प्रकाश आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड द्वारा तथा आपका, ठीक है, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड द्वारा होता है, जबकि टोटल 100% का जो प्रकाश आपका जो 100% का प्रकाश ऋणात्मक इलेक्ट्रोड द्वारा तथा 5% होता है वह आपका जो आपकी वायु द्वारा उत्पन्न होता है। इस तरह से देखिए क्या है कि जो मतलब कार्बन आर्क लैंप में जो 85% जो आपके प्रकाश एनर्जी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड द्वारा उत्पन्न होती है तथा 10% आपके निगेटिव इलेक्ट्रॉन द्वारा तथा 5% आपका जो उन इलेक्ट्रोडों के आसपास जो वायु होती है उसके कारण उत्पन्न होती है। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है वो है जो कार्बन आर्क लैंपों में पराबैंगनी प्रकाश या अल्ट्रावायलेट लाइट की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, जो हमारी आँखों के लिए हानिकारक है। इसलिए इस तीव्र प्रकाश से अपनी आँखों की सुरक्षा के लिए हम प्रायः रंगीन चश्मे का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये रहा। तो इतना आज का रहा। ये अभी तक हमने कार्बन आर्क लैंपों के लक्षण तथा उनके विशेषताओं के बारे में एक एक करके डिस्कस किया। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है ये भी महत्वपूर्ण है, क्या है, लाइटनिंग ऑफ ऊर्जा संरक्षण की तकनीकी। तो एनर्जी कंजर्वेशन का लाइटिंग में क्या टेक्निक है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो आइए इसके बारे में भी देखते हैं। तो हेडिंग है आपका लाइटनिंग ऑफ ऊर्जा एनर्जी कंजर्वेशन की टेक्निक। तो इसमें सबसे पहला जो टेक्निक है वो है कि हम लैंप के स्रोत को बदलकर, जो भी लैंप का जहाँ से मतलब लैंप के स्रोत को हम बदलकर हम ऊर्जा संरक्षण हम कर सकते हैं। जैसे
हम क्या करें, CFL मतलब CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोमेंट लैंप जिसे हम बोलते हैं, CFL को फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लोरोमेंट लैंप। ठीक है, तो CFL लैंपों का हम प्रयोग करके आपकी ऊर्जा संरक्षण कर सकते हैं, मतलब ऊर्जा की सेविंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा है इसी में वो है कि जो हाई मतलब इंटेंसिटी वाले डिस्चार्ज लैंपों का प्रयोग करके भी हम ऊर्जा संरक्षण कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपके 3 प्रकार के लैंप होते हैं जो मतलब इंटेंसिटी वाले डिस्चार्ज लैंप होते हैं। पहला है मरकरी वेपर लैंप, इसके धातु हैलाइड लैंप, या इसके अलावा उच्च दाब वाले सोडियम वेपर लैंप। ठीक है, तो ये सब तीनों लैंप आपके हाई इंटेंसिटी वाले डिस्चार्ज लैंप होते हैं। इनका प्रयोग करके हम ऊर्जा संरक्षण की तकनीक अपना सकते हैं। इसके अलावा जो इसका जो तीसरा पॉइंट है उसमें ये है कि वो है लाइट इमिटिंग डायोड LED का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा संरक्षण कर सकते हैं। तो इन सब में आपके आसपास जो चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा को सेव करने के लिए जो तकनीक अपनाई जाती है वो है LED बल्ब का उपयोग करके, क्योंकि LED बल्ब आपके कम पावर में ही ज़्यादा लाइट एनर्जी इमिट करने की उनके अंदर क्षमता होती है। तो इसलिए आजकल आपके अगल बगल सबसे ज़्यादा जो इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो उपयोगफुल है वो है आपका LED। ये तो LED लैंप वहाँ पे है जो आपके जहाँ पर इंडोर लाइटिंग के पर्पज़ से लिए हैं। इन आउटडोर जो जितने भी आपके लैंप होते हैं वहाँ पे मरकरी वेपर लैंप या सोडियम आपका वेपर लैंपों का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन ये है कि हमारी जो आसपास की चीज़ें हैं जिससे जुड़ी हुई हैं उन सब में हम जो ऊर्जा संरक्षण की जो तकनीक है लाइटिंग हेतु, उसमें LED के जो लैंप होते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि LED लैंपों का प्रयोग करके हम ऊर्जा को सेव कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी टेक्निक है वो है एनर्जी इफिशिएंट लुमिनरी फिटिंग का उपयोग करके। क्या है कि एनर्जी इफिशिएंट लुमिनरी फिटिंग का उपयोग करके मतलब ये है, इसमें आपका तो नहीं है, बस जो इलेक्ट्रिकल वाले होते हैं उनको जब थर्ड ईयर में जब जाते हैं, थर्ड ईयर क्लास में, तो उनको एक सब्जेक्ट मिलता है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उसमें उनको इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस की जाती है कि एनर्जी एफिशिएंट ल्यूमिनरी फिटिंग का उपयोग करके, जैसे लाइटनिंग में क्या है कि हम उसकी फिटिंग करके हम किसी भी रूम को प्रकाश क्या है कि एक बराबर प्रकाश मिल सके उसकी फिटिंग की जाती है। तो यह है एनर्जी एफिशिएंट ल्यूमिनरी फिटिंग का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा संरक्षण एनर्जी को हम सेव कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरी टेक्निक है वो है लाइटिंग कंट्रोल गियर का उपयोग करके। तो लाइटिंग कंट्रोल गियर का उपयोग करके हम क्या नाम है कि ऊर्जा संरक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा जो चौथा है वो है लाइटिंग के लिए अलग से ट्रांसफार्मर या सर्वो स्टेबलाइजर का स्थापित करके। तो क्या है, लाइटिंग के लिए भी हम अलग से क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर तथा सर्वो स्टेबलाइजर का उपयोग करके, जिससे इससे पहले आपने पहले वीडियो में डिस्कस किया था जहाँ पे हमने नियॉन साइन ट्यूब का बारे में डिस्कस किया था। तो नियॉन साइन ट्यूब क्या है कि वो ज़्यादा वोल्टेज पर वर्क करता है। लगभग आपका हमने बताया था कि 2 किलो वोल्ट से लेकर 5 किलो वोल्ट तक उसकी इनिशियल वोल्टेज मतलब सप्लाई वोल्टेज चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ऐसी जगह पे हम क्या है कि अगर जो भी हमारा सप्लाई वोल्टेज है उससे लेकर हम क्या करें कि नियॉन मतलब साइन ट्यूब जैसे लैंपों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी ऊर्जा का लॉसेस बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जब भी कोई नियॉन साइन ट्यूब होता है उससे पहले हम क्या करते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर या टैपिंग ट्रांसफार्मर का उपयोग करके हम क्या कहें कि उसमें इस टेक्निक को यूज़ करके हम क्या करते हैं, आपका ऊर्जा संरक्षण करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके किसी भी लाइटनिंग में ऊर्जा संरक्षण के क्या टेक्निक हैं, क्या आपके तकनीकी हैं। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस किया।
नेक्स्ट जो है वो आपका है डीजी सिस्टम। तो अभी तक जो भी आपके 5 वीडियो या जितने वीडियो आपको अपलोड किया गया इसमें लाइटनिंग एंड डीजी सिस्टम में, वो सब आपकी लाइटनिंग के पोर्शन थे। अब जो लास्ट जो पोर्शन बचता है जो छोटा सा है वो है आपका डीजी सिस्टम। तो डीजी सिस्टम क्या है आइए देखते हैं इसमें। तो देखिए डीजी सिस्टम के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन है। क्या है कि जो डीजल इंजन एक प्राइम मूवर होता है, जो डीजल इंजन होता है एक प्राइम मूवर होता है जो जो विद्युत ऊर्जा के उत्पादन करने के लिए अल्टरनेटर को चलाता है। ठीक है, अल्टरनेटर को चलाता है। डीजल इंजन से वायु को हम सिलेंडर में डाला जाता है तथा उच्च दाब पर वायु को हम 14:1 के रेशियो में संपीड़ित किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। तो संपीड़न के दौरान वायु को 700 से लेके 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो जाती है। डीजल इंजन की नई हुई मात्रा को हम सिलेंडर में पहुंचाया जाता है जो एक प्रज्वलन उत्पन्न करता है। जो अधिक तापमान होने के कारण डीजल इंजन को संपीड़न प्रज्वलन इंजन भी कहते हैं। तो ये तो रहा डीजी सिस्टम के बारे में। तो डीजी सिस्टम का सीधे मीनिंग क्या है कि डीजल मतलब जो भी आपका डीजल इंजन होता है एक प्राइम मूवर है जिसका काम है विद्युत ऊर्जा के उत्पादन हेतु अल्टरनेटर को चलाना। इससे पहले हमने जो भी चैप्टर पढ़े चाहे वो थर्मल का हो, चाहे हाइड्रो है, चाहे न्यूक्लियर हो, तो उसमें ये था कि जो भी उसमें थर्मल में आपका फ्यूल के रूप में हम कोयले का प्रयोग कर रहे थे, हाइड्रो में वाटर था, जबकि न्यूक्लियर में आपका न्यूक्लियर फ्यूल था। तो उसका काम यही था कि वो हीट एनर्जी जनरेट करता था। तो उसके बाद जो हीट एनर्जी उत्पन्न करने के पश्चात हम जो भी वाटर था उससे स्टीम जनरेट होता था। स्टीम को हम क्या करते थे कि जो प्राइम मूवर पे प्रवाहित करते थे जिससे प्राइम मूवर आपका रोटेट होता था। तो उसके रोटेशन से आपका जो जनरेटर था वो रोटेट होता था जिससे वो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का कार्य करता है। तो डीजी सिस्टम में भी वही काम है। क्या है कि जो डीजी सिस्टम एक प्राइम मूवर है जो क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने हेतु आपके अल्टरनेटर को चला रहा है। ठीक है, तो यही है आपका डीजी सिस्टम। इसके अलावा इसमें और भी चीज़ें हैं। डीजी सेट को हम साइकिल टाइप के अनुसार उसको हम निम्न पार्टों में क्लासिफाई किया गया है। उसमें देखिए कौन कौन से हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डीजी सिस्टम अकॉर्डिंग टू साइकिल टाइप। ठीक है, तो साइकिल टाइप के अनुसार आपके डीजी सिस्टम को निम्न भागों में वर्गीकरण किया गया है। उसमें पहला है देखिए वो है आपका टू स्ट्रोक इंजन। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा है आपका है वो है आपका फोर स्ट्रोक इंजन है। तो क्या है कि जो साइकिल टाइप के अनुसार, ठीक है, जो डीजी सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका 2 स्ट्रोक इंजन, दूसरा है आपका 4 स्ट्रोक इंजन। लेकिन ज़्यादातर जितने भी आईसी इंजन होते हैं तो आईसी इंजनों का मतलब जितने भी ज़्यादातर जो आईसी इंजन होते हैं वो 4 स्ट्रोक इंजन के अंतर्गत आते हैं, मतलब उपयोग किए जाते हैं। तो इसके जो 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं उसके 4 पार्ट हैं। पहला है आपका देखिए ये लिखा है
इंडक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक आपका, इसके अलावा इग्निशन स्ट्रोक, ठीक है। इसके अलावा आपका एग्जिस्ट स्ट्रोक। तो एक एक करके इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। जो इसके मतलब 4 स्ट्रोक इंजन हैं, इसके एक एक करके। पहला है आपका इंडक्शन स्ट्रोक, ए वाला। देखिए इंडक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, जब इनलेट वाल्व खुलता है, कि इसमें देखिए इसमें क्या है, जब आपका जो इनलेट वाल्व होगा, जो इनलेट वाल्व ओपन होगा, जब ओपन होता है तो जो आपका अवरोधी पिस्टन होता है, अवरोधी पिस्टन ताज़ी हवा को अंदर ले जाता है, ठीक है। ये देखिए जब क्या होगा किसमें, जब आपका जब इनलेट वाल्व जो ओपन होगा तो जो अवरोधी पिस्टन है, वो हवा को अंदर की तरफ ले जाएगा, ठीक है। इस किसमें होता है, वो आपके इंडक्शन स्ट्रोक में होता है। इसके अलावा जो दूसरा है आपका वो है आपका कंप्रेशन स्ट्रोक। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में देखिए क्या होता है, जब वाल्व बंद होता है, ये खुलने का प्रक्रिया है और ये आपका बंद होने का है। तो जब वाल्व बंद होता है तब हवा को, एयर को 25 बार दाब पर आपका संकुच किया जाता है, मतलब उसमें डाला जाता है, ठीक है। इसमें था ये जब आपका खुल रहा था तो जो भी पिस्टन था वो हवा को अंदर की तरफ ले जा रहा था। दूसरा जब बंद हो रहा है, जब आपका वाल्व जब बंद होता है तो हवा को 25 बार, मतलब 25 बार के प्रेशर के साथ उसमें संकुच किया जाता है, किसमें, आपके इंजन में। ये होता है कंप्रेसर स्ट्रोक के अंतर्गत। दूसरा आपका है इग्निशन। तो इग्निशन स्ट्रोक के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें आपको, इसको पावर स्ट्रोक भी कहते हैं। इसमें देखिए क्या है कि जब ईंधन को मतलब इंजेक्ट किया जाता है, जब ईंधन को इसमें डाला जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, तब वाल्व बंद होते हैं, ठीक है। ईंधन एक साथ प्रज्वलित होता है तथा दहन गैसों द्वारा पिस्टन नीचे की तरफ आ जाता है। कि जो भी दहन गैसें होती हैं तो क्या होगा कि जब हम इसमें ईंधन को डालते हैं तो क्या होगा, प्रज्वलित होगा, मतलब हीट एनर्जी जनरेट करेगा। तो उसके साथ क्या होगा, जो पिस्टन होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा, किसमें, इग्निशन स्ट्रोक में, जिसे हम पावर स्ट्रोक भी इसी को कहते हैं। चौथा है आपका लास्ट में आपका निकास स्ट्रोक या एग्जिस्ट स्ट्रोक। इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी निकास वाल्व होता है, एग्जिस्ट वाल्व होता है, वो खुला होता है तथा उठता हुआ पिस्टन बनी हुई गैसों को बाहर निकाल देता है। जो भी गैसें बनी होती हैं, जिससे क्या होता है कि जो गैसों को हम ऊपर की तरफ प्रवाहित करेंगे, क्या होगा कि जो डीजल इंजन होता है वो रोटेट होता है, जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इसी प्रोसेस के साथ क्या होती है, जो गैसें होती हैं वो बाहर की तरफ एग्जिस्ट होती है, निकलती हैं। कौन से प्रोसेस में, एग्जिस्ट वाले में, एग्जिस्ट में। तो इस प्रकार होता है ये जो ठीक है। तो ये चारों स्ट्रोकों द्वारा हम क्या करते हैं कि कोई भी डीजल इंजन आपके वर्क करता है, नहीं, चारों स्ट्रोकों द्वारा, ठीक है। तो ये रहा आपका। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है ये भी छोटा सा ही है, इसे देख लेते हैं। ये है आपका डीजी सेट सिस्टम। ये है आपका डीजी सेट सिस्टम, ठीक है। इसको आप देख लीजिए ध्यान से क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। आपका एक जो भी डीजल इंजन तथा उसके आपके एसेसरीज हैं, डीजल इंजन है तथा उसके मतलब डीजल इंजन है तथा एसेसरीज हैं। इसके अलावा एसी जनरेटर है, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये है कि डीजी सिस्टम में क्या क्या आपके एक मतलब बेसिक डायग्राम है आपका डीजी सिस्टम का, डीजल जनरेटर सेट सिस्टम का। इसमें देखिए डीजल इंजन होता है, एसेसरीज होती है, ठीक है। इसके अलावा आपका एसी जनरेटर होता है। इसके बाद इसमें
और भी होते हैं, जैसे कंट्रोल होता है, ठीक है, क्या एक कंट्रोल होता है, उसके बाद आपका लोड भी होता है, ठीक है। जो भी आपका कंट्रोल प्रणाली मतलब ये है कंट्रोल वाला, ये कंट्रोल होता है, तथा आपके स्विच गियर भी होते हैं, स्विच गियर भी होता है इसमें। इसके अलावा आपका यहाँ पे ये फाउंडेशन होता है तथा पावर हाउस होता है, ये पूरा पावर हाउस होता है। इसके अलावा आपके कनेक्टेड लोड होते हैं, जिससे कनेक्टेड लोड मतलब ये है कि एक दूसरे से कैसे आपके कनेक्ट किया, जैसे हीटिंग, मोटर ड्राइव, प्रकाश इत्यादि को हम कैसे कनेक्ट किए हैं, तो कनेक्टेड लोड होता है। इसके बाद ये आपका लोड सेंटर होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका आपका डीजल जनरेटर से सिस्टम है। तो इसमें कुछ था नहीं, तो इसलिए हमने ज़्यादा इसके बारे में आपको ज़्यादा बताया नहीं, क्योंकि जो आपका डीजी सिस्टम का बेसिक फिगर में आपके विभिन्न पार्ट हैं, निम्न पार्ट हैं, जैसे ये आपका डीजल इंजन है, सीरीज है, एसी जनरेटर है, उसके अलावा कंट्रोल प्रणाली है, उसके बाद फाउंडेशन है, इसके अलावा आपके कनेक्टेड लोड के लिए मतलब विभिन्न आपके कंपोनेंट हैं, ठीक है। ये रहा आपके डीजी से सिस्टम। बाद में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो रह जाता है छोटा सा है, बस हेडिंग उसको डाल देता हूँ, इसको भी आप लिखूँगा नहीं, आप ध्यान से सुनिए, छोटा सा टॉपिक है इसलिए। डीजल जनरेटर सेट में ऊर्जा बचत मतलब एनर्जी कंजर्वेशन के उपाय, जैसे इससे पहले हमने अभी इसी वीडियो में डिस्कस किया कि लाइटनिंग में ऊर्जा संरक्षण के उपाय। तो इसी तरह डीजल जनरेटर सेट में ऊर्जा बचत के उपायों के बारे में डिस्कस करना है। तो पहला है, देखिए, हम डीजल इंजन का मेंटेनेंस करें। तो क्या है कि हम डीजल इंजन का मेंटेनेंस करने से क्या हो जाएगा, होता है आपका एनर्जी को हम सेव कर सकते हैं, क्योंकि बात है वहाँ पे धूल मिट्टी या अन्य चीज़ें मतलब आपकी रुक जाएंगी, तो पता चलेगा कि व्यर्थ में आपका मोटर का आप रोटेट होगा, लेकिन जो भी वहाँ से जो गैसें निकलनी चाहिए वहाँ से उतनी मात्रा में वो नहीं निकलेंगी, तो समस्याएं होंगी, ठीक है। इसके अलावा इंजेक्शन पंप का रख रखाव न होने के कारण ईंधन की खपत आपकी बढ़ जाती है। तो जो इंजेक्शन जो आपके पंप होता है उसका आपका रख रखाव करना चाहिए, ठीक है। रख रखाव बराबर करना चाहिए, ताकि क्या हो कि ये मतलब अगर ऐसा होगा, रख रखाव नहीं किया जाएगा, तो पता चलेगा कि इंजेक्शन पंप के कारण ही पता चलेगा कि आपकी ऊर्जा की खपत आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो है कि खराब नोजल के कारण भी ऊर्जा मतलब जो भी ईंधन की खपत आपकी बढ़ जाती है। तो खराब नोजल के कारण भी क्या होता है कि जो ईंधन की खपत होती है, वो भी आपकी बढ़ जाती है, ठीक है, ये भी आपकी बढ़ जाती है। इसके अलावा जो इसमें भी और भी हैं, जो चौथा है वो है आपका चोक। देखिए, चोक फिल्टर के कारण भी जो ईंधन की खपत होती है वो आपकी बढ़ जाती है। अगर चोक फिल्टर में खराबी आ जाएगी तो पता चलेगा उसके कारण भी क्या होगा कि आपका जो ईंधन की खपत होगी वो आपकी बढ़ जाएगी। इसके अलावा एक दो पॉइंट और हैं कि बेहतर लोडिंग तथा ईंधन अर्थव्यवस्था के लिए हम डीजी सेटों को हमेशा हम पैरेलल में संयोजित किया जाता है, मतलब पैरेलल में संयोजित करके हम उसको चलाते हैं। इसके अलावा डीजी सेट के अच्छे प्रदर्शन के लिए हम नियमित फील्ड आपके ट्रायल तथा रख रखाव की योजना बनानी चाहिए, ठीक है।
अगर हम चाहते हैं कि डीजल इंजन आपके अच्छे से वर्क करे चले, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें कि आपके डीजी से मतलब जो भी आपका सेट है उसका रेगुलरली फील्ड ट्रायल तथा रख रखाव की आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। तो ये आज के वीडियो में आपके लाइटिंग तथा डीजी सिस्टम का चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हुआ। तो अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो इस तरह से आपका लाइटिंग तथा डीजी सिस्टम चैप्टर आपका ख़त्म हुआ। तो बस आज के लिए थैंक यू।